अगर हमारे जीवन को सशक्त बनाना है, एम्पावर्ड बनाना है, हैप्पीनेस से परिपूर्ण बनाना है, तो ज़रूरत है कि हम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। इसीलिए मेंटल हेल्थ के सीरीज में आज मैं पहला सीरीज लेके आ रही हूँ और आज का टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसा लगता है कि वातावरण में हर कण कण में कहीं पे भी हम जाएं, जैसे कि तनाव की जो परछाई है वो हमारे साथ साथ चलती रहती है। तो इस तनाव को कैसे हम नियंत्रण करें, कैसे हम अपने काबू में रखें, और ये तनाव है क्या, व्हाट इज स्ट्रेस, कितने प्रकार है इसके, कोई फॉर्मूला है क्या इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हाँ, आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानेंगे। पर क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानना जरूरी है आपके लिए? तो मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ। अगर आपका जवाब अधिकतर में हाँ में आता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। क्या आपको नींद आने में तकलीफ होती है? क्या सुबह उठने के बाद भी आपको फ्रेशनेस नहीं महसूस होता है? क्या ऐसा होता है कि ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाते समय आपको एक बेचैनी सी होती है? रिलेशनशिप में आप बात बात में किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं और रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सड़क पे गुस्सा करते हैं, मायूसी का शिकार या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन का शिकार बने रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी चीज आप फेस कर रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप स्ट्रेस या तनाव के शिकार हैं, और इसलिए ये तनाव के बारे में जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तनाव है क्या? स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस है कोई भी सिचुएशन के प्रति हमारा बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं स्ट्रेस। एक तराजू को सोचिए कि अगर एक तराजू में सिचुएशन है और सिचुएशन का भार जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है और आपको महसूस होता है कि ये सिचुएशन जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है, और मेरा जो कोपिंग स्किल्स है वो सिचुएशन के हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे वक्त पर हमें स्ट्रेस महसूस होता है। अब क्या होता है, एक बार हमें लगा कि सिचुएशन बहुत ताकतवर है और हमारा कोपिंग स्किल्स उतना ताकतवर नहीं है, तो हमें स्ट्रेस हुआ। फिर अगले सिचुएशन में हमें सेम लगा, सिचुएशन के मुकाबले मेरा कोपिंग स्किल्स वीक है, तो मुझे फिर स्ट्रेस हुआ। धीरे धीरे करके मेरे ब्रेन जो है पकड़ लेता है। अब आपके कोपिंग स्किल्स का एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं होती है। अब जैसे ही वो सिचुएशन आया, तुरंत आपका ब्रेन सिग्नल देना शुरू कर देता है, अलार्म बजाना शुरू कर देता है कि ये सिचुएशन बहुत खतरे वाला है। तो अब क्या होता है, आपका जो ब्रेन सिस्टम है, माइंड सिस्टम है, वो डिफॉल्ट सेटिंग में स्ट्रेस को पकड़ता है और आप तनाव में रहने में मजबूर हो जाते हो। लेकिन क्या कोई ब्रेक फ्री तरीका है? बिल्कुल है। इस स्ट्रेस को थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं और प्रिमिटिव एरा में जाते हैं, जब हमारे जो पूर्वज है हंटिंग के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। खतरे का जो अलार्म है वो हमारा ब्रेन जो है अलार्म बजाता था, जो बहुत ज़रूरी था उस समय। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जा रहे या फूड गैदर करने के लिए जा रहे, तो उस समय हो सकता है पीछे से कोई जानवर आ जाए, तो कहीं पे भी थोड़ी सी भी आवाज़ महसूस हो ना, तो उनको अलर्ट होना पड़ता था। एकदम हर समय उनको अलर्ट रहना पड़ता था, कहीं कोई जानवर तो नहीं है। आज जंगल के वो जानवर तो नहीं है, लेकिन हमारा जो अलार्म है ना, वो उसी प्रकार से हमें अलर्ट रहने का सिग्नल देता रहता है। दूसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे ब्रेन में एक छोटा सा एक सिस्टम है जिसको कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला का काम है कि पूरी तरह से आपके इमोशंस को एक्टिवेट करना और आपको इतना अराउजल में ले आना कि आप तुरंत आपका बॉडी रिएक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेर आए तो इतना भय क्रिएट कर देना कि आप तुरंत अपने बॉडी को मूवमेंट में ले आ सके और आप भाग सके। पर
आज के समय पे वो शेर या चीता तो नहीं है, पर हमारे ब्रेन को फियर सिग्नल पकड़ने की आदत पड़ गई है। जो गैदरर्स थे प्रिमिटिव एरा में, वो भागते थे तो उनका जो कॉर्टिसोल होता था, स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते थे, एड्रेनलिन होता था, वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा वो सारा रिलीज हो जाता था। अब हम डर तो रहे हैं, एंजाइटी में तो है, स्ट्रेस में तो है, लेकिन स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है वो हम कंस्ट्रक्टिवली नहीं करते क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो डर रहे, स्ट्रेस में है, बट हमारा बॉडी स्थिर है, तो इसीलिए वो जो कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, वो रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में उस स्ट्रेस का असर होने लगता है। अब बॉडी में जो स्ट्रेस का असर होता है उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी कि अपने थॉट से, सोच से, साइकोलॉजिकल रीजन से जो हमारे सोमैटिक यानी कि बॉडीली, शरीर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। अगर सोच से या साइकोलॉजिकल रीजन से वो सोमैटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं तो यानी कि हम साइकोलॉजिकल पद्धति से ही उस डिसऑर्डर को हम रोक सकते हैं। अब जैसे ये कप है और ये बॉटल है, तो अगर मैं इसमें बॉटल में से कप में पानी भरती हूँ और मैं इस कप में पानी भरती जाती हूँ, तो थोड़े समय के बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद ये जब पूरा भर जाएगा तो यहाँ पे जब कोई स्पेस नहीं रहेगा और फिर भी मैं डालती जाती हूँ पानी, तो ये जो पानी है ये छलक के क्या करेगा? ये छलक के मेरे ड्रेस को ख़राब कर देगा, ज़मीन को ख़राब कर देगा और मेरे लिए परेशानी बढ़ा देगा। अगर हम कोई भी सिचुएशन आए और हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो इस सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं सकता, तो उस माइंड के कप में हमारा जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बढ़ा, फिर दूसरा सिचुएशन आया, थोड़ा और बढ़ा, तीसरा सिचुएशन आया, मैंने फिर सोचा कि पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगी, पता नहीं मेरा ये काम पूरा हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं मैं डेडलाइन मैच कर पाऊँगी कि नहीं, थोड़ा और बढ़ गया। धीरे धीरे जब वो माइंड के कप को हमने स्ट्रेस से भर दिया, अब वो माइंड के कप से क्या होगा? अब स्ट्रेस तो आप भरते ही जा रहे हैं, उसको रिलीज तो आप कर नहीं रहे, उसके ऊपर काम तो आप कर ही नहीं रहे, तो वो स्पिल होना शुरू हो जाता है, वो छलकना शुरू हो जाता है। वो छलक के कहाँ जाएगा? वो छलक के आपके बॉडी में छलकना शुरू हो जाता है और बीमारी का रूप ले लेता है। अब हम बीमारी के लिए दवाई तो ले रहे हैं, पर हम रूट के ऊपर काम नहीं कर रहे, यानी कि थॉट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, सोच के ऊपर काम नहीं कर रहे, कोपिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। हम मेडिसिन के द्वारा उस बीमारी के सिम्टम्स को दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं पा रहे। अब थोड़ा और इसको आगे लेके जाते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे गार्डन है, गार्डन में फ्लावर्स है, सारे फ्लावर्स है, लेकिन आपने उस गार्डन को अनअटेंडेड छोड़ दिया, तो क्या होगा कि थोड़े समय के बाद उस गार्डन के जो फ्लावर्स है वो सूखने शुरू हो जाएंगे। गार्डन में बीच बीच में वीड्स उगना, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स उगना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके फ्लावर्स को खराब कर देगा और साथ साथ वो जमीन को भी खराब कर देगा। तो वो जब स्ट्रेस आता गया तो धीरे धीरे करके अनवांटेड हैबिट्स आपके परमिशन के बिना आपके भीतर उगना शुरू हो जाएगा। तो अनवांटेड हैबिट्स या अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कुछ सिम्टम्स होंगे स्ट्रेस के, जैसे कि रात को नींद ना आना, सुबह उठने के बाद भी आप फ्रेश नहीं रह पा रहे हो, आप किसी के साथ भी लड़ना शुरू कर देते हो, आपको भूख लगती है, आप कोई भी जंक फूड उठा के या मंचिंग करना शुरू कर देते हो, या आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो, आप चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो, कि ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को कम नहीं कर रहा है, स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब आप क्या करते हो? आप कुछ
अनवांटेड नेगेटिव हैबिट्स डेवलप करते हो तो आप बहुत पार्टी करना शुरू कर देते हो, आप अल्कोहल लेना शुरू करते हो या स्मोकिंग का शिकार हो जाते हो। स्ट्रेस को कम तो नहीं करता है, लेकिन आपके इंटरनल जो पावर है, आपके भीतर जो इंटरनल मेडिसिन है स्ट्रेस को या कोई भी सिचुएशन को कोप करने का, उसको और आप कमज़ोर कर देते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, 2 बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या दोनों बच्चों को समान लेवल का स्ट्रेस होगा? मान लीजिए दोनों ही बहुत ब्रिलियंट है, दोनों का IQ बराबर है, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड बराबर है, दोनों के चैलेंजेस बराबर है, दोनों के सिलेबस बराबर है, टीचर्स, सिलेबस सब कुछ एक जैसा। पर जब बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, क्या दोनों का स्ट्रेस लेवल समान होगा? नहीं, डिपेंड करता है किसका कोपिंग स्किल्स कितना है। एक 16 साल की एक बच्ची आई मेरे पास और कहा कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है और मुझे इतना पैनिक हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे 95% आएंगे या नहीं आएंगे। जब मैंने पूछा कि 95% ही क्यों, तो उसने कहा क्योंकि मेरे टीचर्स और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है मेरे से, और अगर मेरे 95% नहीं आए इसका मतलब सबको ये लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। उसने अपने कुछ मान्यताएं, कुछ एक्सपेक्टेशंस बना ली है जो कि उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मैंने पूछा कि ठीक है, अब ऐसा जो तुम सोच रहे हो इससे तुम्हें क्या इफेक्ट हो रहा है, तुम्हारी तकलीफ क्या है? वो भूल जा रही थी, वो फोकस नहीं कर पा रही थी। अब एग्जाम देने के लिए 95% लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पूरे फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसको बुक खोलना पड़ेगा। जैसे ही वो बुक खोल रही है उसको एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, उसको लग रहा है पता नहीं उसके 95% आएंगे या नहीं, उसको लग रहा है अब मैं तो ये भी भूल गई, मैं तो ये भी भूल गई। तो इससे क्या हो रहा है, वो और ज्यादा स्ट्रेस उसके अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब दूसरी एक लेडी आई जो कि ऑफिस में काम करती है, कॉर्पोरेट में काम करती है, 32 इयर्स की है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऑफिस में अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, उसको लगता था कि मेरे बॉस मुझे बहुत अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दे रहे। लेट तक ऑफिस में रुकती थी, ऑफिस का काम घर पे लाती थी। जब बच्चे आ रहे हैं उसके पास तो वो चिड़चिड़ापन उसको हो रहा है। उसने अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लिया, बर्नआउट का शिकार हो गई, यानी कि उसको रात को नींद आना बंद हो गया। रात को जैसे वो आंखें बंद करती थी उसको ऑफिस के सारे काम उसके सामने नजर आते थे। उस अचानक से वो अगर झपकी लगती भी थी वो उठ जाती थी, अरे ये काम बाकी है। उसका स्टमक अपसेट होने लगा, उसको खाने का मन नहीं होता था, उसको किसी के साथ बात करने का मन नहीं होता था। वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट का शिकार होगी। जिस तरह से ये अगर इलास्टिक है तो इससे ज़्यादा अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगी तो ये इलास्टिक टूट जाएगा। इसी प्रकार से हमारे माइंड का भी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर हम स्ट्रेच करते जाएंगे, मनस्थिति का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये मन टूट जाएगा। और जैसे मन टूटेगा ना तो हमारा बॉडी भी टूटने लगेगा। अगर हम कोशास को देखते हैं तो सबसे पहला कोश जो होता है वो है अन्नमय कोश। हमारा बॉडी, तो हमें इस शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें टाइमली प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। अब इस बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राणमय कोश। जिसके लिए हमें क्या चाहिए? प्राणमय कोश को एक्टिवेट रखने के लिए ब्रीदिंग। हम प्रॉपर माइंडफुल ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो प्राण जितना अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्योर रहेगा, उतना हमारा बॉडी भी स्ट्रॉन्ग और प्योर रहेगा। अब इस प्राण को अच्छा या स्ट्रॉन्ग कौन बना सकता है? वो है मनोमय कोश। यानी कि मन जितना स्वस्थ रहेगा, माइंड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेंटल हेल्थ जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रॉपर ब्रीदिंग रहेगा, शैलो ब्रीदिंग नहीं होगा। आप देखिए, जब आप दुखी होते हैं ना, आपका ब्रीदिंग बहुत शैलो होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका ब्रीदिंग बहुत फास्ट होता है और बिल्कुल चेस्ट तक आपकी ब्रीदिंग होती है, डायफ्राम तक, यानी कि डीप ब्रीदिंग हम ले ही नहीं पाते। और यही मनोमय कोश एक ब्रिज है, किसके बीच में? प्राणमय कोश ब्रीदिंग एंड अन्नमय कोश जो कि इस तरफ है, और दूसरी तरफ है मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
विज्ञानमय कोश इज एक्सपीरियंस। तो जितना आप मन को स्वस्थ रहेंगे ना, उतना आपका विज्ञानमय कोश, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपका बहुत स्ट्रांग होगा। आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस लाइफ से, और जितना हमारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहेगा तो हम उस लेवल तक बढ़ सकते हैं, दैट इज आनंदमय कोश, दैट इज लिविंग इन द स्टेट ऑफ ब्लिस। तो अर्जुन जो कि इतने स्किल्ड योद्धा थे, उनको भी स्ट्रेस की अनुभूति हुई थी युद्ध से पहले, जब उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखो, और फिर वो बताते गए कि मेरा तो मुंह सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मुझे अजीब सा फील हो रहा है बॉडी में कि मेरा जो गांडीव है ना वो मेरे हाथ से स्लिप होता जा रहा है। आप सोचिए, गांडीव जो था उनका प्राइड था, लेकिन स्ट्रेस के मोमेंट हमें क्या करता है, हमारे स्किल्स को भी फेड कर देता है, हमें वीक कर देता है, हमारे कॉम्पिटेंस को वीक कर देता है। अब कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मैं आपके सामने लेके आती हूँ स्माइल फॉर्मूला को, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्ट्रेस को रिप्लेस करें हम स्माइल से। जैसे ही हम स्माइल फॉर्मूला को यूज करेंगे तो पता है स्ट्रेस्ड की जगह पे आप क्या महसूस करेंगे, डिजर्ट्स। स्ट्रेस्ड STRESSED, इसको उल्टा करेंगे तो DESSERTS, डिजर्ट्स। तो स्ट्रेस्ड सिचुएशन आपका डिजर्ट सिचुएशन बन जाएगा। इसलिए कोई भी सिचुएशन से घबराए नहीं, बहुत शांति से स्माइल फॉर्मूला को यूज करें, और स्माइल फॉर्मूला को ना अपने लाइफ का हिस्सा ही बना दीजिए। अब स्माइल का S क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर योर डे। 30 मिनट्स तक अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ना हो तो म्यूजिक चला के आप 10 मिनट्स के लिए जॉगिंग कर लीजिए, स्टेशनरी जॉगिंग, कोई भी फास्ट म्यूजिक चला के। फिर सेकेंड लेवल पे आपका बॉडी अभी थका हुआ होगा तो बॉडी रेस्ट मांगेगा। अब आप ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। अब आप नेक्स्ट लेवल पे प्राणायाम कीजिए। प्राणमय कोश की तरफ ध्यान देने के लिए आप 4-7-8 टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ब्रीदिंग का 4 काउंट करते हुए ब्रेथ को अंदर लेंगे, 7 काउंट्स तक ब्रेथ को रोकेंगे और 8 काउंट तक ब्रेथ को रिलीज करेंगे। इस प्रकार से जब आप ब्रीदिंग करेंगे केवल और केवल 11 टाइम्स, आपको बहुत लाइट फील होगा। जब भी आपको थोड़ा तनाव भी महसूस होता है, उसी समय थोड़ा एक स्पेस ले लीजिए और 11 टाइम्स 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइम दे रिलेशनशिप को। आपके पेरेंट्स है, भाई बहन है, फ्रेंड्स है, बिट्स ऑफ टाइम दीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप से आपको पॉजिटिव टॉनिक मिलता है। तो लोनलीनेस भी हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। तो अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, आप लोनलीनेस का शिकार नहीं बनेंगे। और कई बार ऐसा होता है, भीड़ में रहते हुए भी लोगों के दिलों में खालीपन का एहसास होता है। तो इसीलिए रिलेशनशिप में मांगने से ज्यादा देने की तरफ फोकस कीजिए कि आप किसी को भी अच्छा वक्त दीजिए। नेक्स्ट है हेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क। अब काम को जब भी आप करेंगे, जिस समय भी आप करेंगे, 45 मिनट्स तक कीजिए और फिर 5 to 10 मिनट्स तक अपने आप को ब्रेक दीजिए, जिसमें आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। और उस 45 मिनट्स में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में मत रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो 45 मिनट्स पूरी तरह से फोकस कीजिए पढ़ने की तरफ। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, पूरी तरह से 45 मिनट्स में पूरी तरह से उस काम के ऊपर फोकस कीजिए जो आप काम कर रहे हैं। एंड फिर आप 5 to 10 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन जितना आप टाइम अपने लिए दे सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट्स उस ब्रेक को ज़रूर दें, जिसमें आप अपने आप को, अपने थॉट्स को थोड़ा रिलीज कर रहे हैं, थोड़ा माइंड को क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि बीच बीच में माइंड को देखना बहुत ज़रूरी है कि माइंड में कोई अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड वीड्स तो नहीं उग रहे।
और थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअल रीडिंग की तरफ दीजिए। कोई भी अच्छी किताब केवल 10 मिनट के लिए, इवन आप ये चीज सोने से पहले कर सकते हैं। जितना आप पॉजिटिव रीडिंग करेंगे उतना आपका मन पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है एम, मैनेज योर थॉट्स। सोच को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिचुएशन आए ना तो ये कहो सिचुएशन से, तुम्हारे से, सिचुएशन से मेरा जो कोपिंग स्किल्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गाना है ना, ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो आपके कोपिंग स्किल्स को हमेशा बड़ा मानिए, उसको डेवलप करते जाइए और कभी भी उस सिचुएशन को आपसे ज्यादा पावरफुल मत होने दीजिए अपने माइंड में। थर्ड है आई, इनकॉर्पोरेट रिलैक्सेशन टेक्निक्स। योग निद्रा यहाँ पे बहुत पावरफुल है। योग निद्रा में क्या है, आप रिलैक्स होके अपने पंजे की तरफ आपने ध्यान दिया और पंजे को टाइट किया और उसको रिलैक्स किया, फिर अपने काफ मसल्स को टाइट किया और उसको रिलैक्स किया, अपने थाई मसल्स को टाइट किया, रिलैक्स किया, धीरे धीरे करके अपने हाथों को टाइट किया, फिर उसको रिलैक्स किया। तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि बॉडी को रिलैक्स कैसे करें। अब देखिएगा वो योग निद्रा करते करते या तो आपको उसी समय नींद आ जाएगी, या फिर आप जब योग निद्रा करेंगे आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि कोई भी सोच आपको अटैक नहीं कर पाएगा। एक और चीज रात के नींद के लिए जरूरी है, ऑल्दो हम स्लीप को एक अलग तरीके से हम लेंगे, पर जब भी आपके दिमाग में कोई सोच आता है ना तो साइड में डायरी एंड पेन रख लीजिए और एक टॉर्च रख लीजिए। जब भी कोई बात आपको प्रिक कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है, तो उसको लिख डालिए, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं मुझे सुबह याद आएगा कि, तो उसको लिख लीजिए। उस थॉट से कहिए कि आई विल अटेंड टू यू, पर अभी नहीं, कल सुबह मेरा अपॉइंटमेंट अभी है रिलैक्सेशन की तरफ, स्लीप की तरफ। अब आई के बाद है एल, लर्न टू सीक हेल्प। जरूरी नहीं है कि अगर मैं साइकोलॉजी में अच्छी हूँ या अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अच्छी मैथमेटिशियन भी हूँ। तो अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करना है तो हो सकता है मुझे आपकी मदद लेनी पड़े, तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ ईच अदर। इसी प्रकार से आपके आसपास भी कुछ पॉजिटिव लोग होंगे जो आपको दिखेगा कि बड़े अच्छे से वो कोई भी सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं। अब आपको तो उनका एक्सटर्नल बिहेवियर दिख रहा है, पर उनके थॉट प्रोसेस को पहचानने की कोशिश करो, तो उसके इंटरनल प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करो। जैसे ही आप इंटरनल प्रोसेसिंग को समझोगे ना तो आप उस इंटरनल प्रोसेसिंग को अपने लाइफ में भी अप्लाई करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। स्माइल का लास्ट लेटर है ई, एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी एंड हॉबीज। कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को गाने का शौक है पर वो हारमोनियम कहीं ऊपर चढ़ा हुआ है, कीबोर्ड के ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे सामान लदे हुए हैं। आज से उस कपड़े को हटाइए, कीबोर्ड को साफ कीजिए और कीबोर्ड के ट्यून को सुनना और बजाना शुरू कर दीजिए। अब एक रियल लाइफ केस स्टडी हम एनालिसिस करते हैं ओपरा विनफ्रे का। ओपरा विनफ्रे जो कि एक बहुत वर्ल्ड फेमस मीडिया पर्सनालिटी है, बचपन में पॉवर्टी, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें फेस किया उन्होंने। सेल्फ एस्टीम लो हो गया, इमोशनल ट्रॉमा का शिकार हुई, फाइनेंशियल बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे। इवन जब उनका फर्स्ट जॉब मिला टीवी में तो उनको उनके जो बॉस है उनको उनके जॉब से निकाल दिया, कहा कि तुम तो टीवी के जॉब के लिए फिट ही नहीं। वो बनी फर्स्ट ब्लैक फीमेल बिलियनियर। उनका जो टॉक शो है द ओपरा विनफ्रे शो, जो कि हाईएस्ट रेटिंग शो बना, अपना मीडिया का एम्पायर लॉन्च किया, फिलैंथ्रोपी, दूसरों की मदद खुल के करती है, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनी। भाई ये बाहर की चीजें तो दिखती है, चलो बचपन में उन्होंने स्ट्रगल किया और फिर उन्होंने सक्सेस हासिल की, पर हमें क्या देखना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात करें, तो हमें प्रोसेस देखना है। उन्होंने कौन कौन से टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, कौन कौन से
प्रोसेस को अडॉप्ट किया। पहला है, उन्होंने प्रैक्टिस किया रेजिलियंस और पॉजिटिव थिंकिंग को। जब भी कोई मुश्किल आई ना, तो उन्होंने उन मुश्किल को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट का। मुश्किल आई तो उन्होंने सोचा कि इसमें मेरे लिए कौन सा लेसन छुपा हुआ है, मुझे अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। तो हर मुश्किल में उन्होंने एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का मैसेज देखा। दूसरा, इमोशनल हीलिंग। उन्होंने अपने जो चाइल्डहुड डिफिकल्टीज थे, ट्रॉमा थे, उसको वर्बलाइज किया बट विक्टिमाइज्ड नहीं रही। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अरे मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, बस उसी में फंसे हुए रहते। इस प्रकार से पॉजिटिव टॉक के द्वारा, पॉजिटिव बातचीत के द्वारा खुद से उसने अपने आप को अपने इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकाला और अभी मिलियंस ऑफ लोगों को वो इंस्पायर करती है। तीसरा, उन्होंने माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने ये ध्यान दिया, मेरे माइंड में कौन सी बातचीत चल रही है, मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ और किस फीलिंग के साथ कर रही हूँ, किस भाव के साथ कर रही हूँ। इस तरह से उन्होंने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया ताकि वो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को मॉनिटर कर सके कि वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। और सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दिया, जिसके कारण उन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना प्रारंभ किया। ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी आज के दिन में किसको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। सर्च भी ये कहता है कि ग्रैटिट्यूड की टेंडेंसी या जर्नल जो बनाते हैं तो वो फोकस करते हैं व्हाट आई हैव rather than what I don't have। और कहा जाता है जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो वो आपका बढ़ता है। तो ग्रैटिट्यूड में आप जब ये फोकस करते हो मेरे पास क्या है और उसके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपके पास और भी चीज़ें, और भी खुशियाँ आती जाती है। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है बीइंग अबंडेंट फोकस rather than being limitation focus। चौथा, उन्होंने सपोर्ट सिस्टम को वेलकम किया। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, जो आके हमें बोलते हैं, हमें सिखाते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हो सकता है आपके आसपास ही कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है जो शायद आपके स्ट्रेस को डील करने में बहुत अच्छे से मदद करे, लेकिन आपको लगता है कि वो क्या समझेगा, उसकी क्या बुद्धि है। पर बात करके तो देखो, जो आपके पास आपके लव्ड वंस है, स्पेंड टाइम विद देम। आपको अपने जीवन के बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन आपको उनसे ज़रूर मिलेगा। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और पैशन को पर्पस में बदल दिया। जो काम उनको अच्छा लगता है उसी को प्रोफेशन में बदल दिया, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। तो स्ट्रेस जो है सिचुएशन स्पेसिफिक कभी नहीं होता है, ये होता है कोपिंग स्किल्स स्पेसिफिक। हमारे अंदर कितना कोपिंग स्किल्स है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि हम स्ट्रेस प्रोन बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब से कोई भी सिचुएशन आ जाए, स्माइल टेक्निक को फॉलो कीजिए। अपने कम्युनिकेशन को, सबसे ज़्यादा अपने प्रति जो कम्युनिकेशन है उसको पॉजिटिव रखिए। अच्छे लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए और इस प्रकार से आप देखेंगे आप अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। किसी भी सिचुएशन को आप मैनेज करते हुए सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे और वो सिचुएशन कभी भी स्ट्रेस में नहीं बदलेगा अगर आप रेगुलरली इस स्माइल टेक्निक का फॉलो करें। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँगी जिससे कि आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और इस प्रकार से हम भारत को एक सशक्त देश बना सकते हैं। मानसिक ऊर्जा की तरफ हम ध्यान दें तो हम फिजिकल ऊर्जा, फाइनेंशियल ऊर्जा, इन सब को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।